हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओवरहेड चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आओ जी, बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और ओवरहेड चैप्टर इसके बाद वोंट बी अ प्रॉब्लम, पूरा समझ आएगा आपको, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आओ देखो ओवरहेड्स, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको ना ओवरहेड यहां से पढ़ाने से अच्छा मैं सबसे पहले आपको ओवरहेड का एक बेस समझाता हूं। बेस देखना है इधर, ठीक है। फिर अपन ओवरहेड में चलेंगे। आराम से सुनो ओवरहेड में क्या है। देखो बेटा, ओवरहेड वो खर्चे होते हैं जो मेरे को स्टार्टिंग में नहीं पता होते। फॉर एग्जाम्पल ये लो, आप लोगों को दिख रहा होगा मैं ग्लास बना रहा हूं, ये लो, ठीक है। ये ग्लास दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये ग्लास दिख रहा है, मेरे को ये ग्लास बनाना है। मैंने ग्लास पूरा बना लिया। तो इस ग्लास पे मटेरियल लगा, ध्यान से सुनना। इस ग्लास पे मटेरियल लगा 10 रुपए का, लेबर का खर्चा आया 6 रुपए का। तो अभी तक 16 का खर्चा आ चुका है, ठीक है। अब मेरे पास बन चुका है ग्लास और मेरे पास कस्टमर आ गया। कस्टमर कहता लाओ जी ग्लास दो। मैं कहा कितने में दूं? तो मैं 16 में प्रॉफिट जोड़ दूं, 4 रुपए का 20 रुपए में बेच दूं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? सर मेरे को इसमें ओवरहेड को भी तो जोड़ना है। बिना ओवरहेड जोड़े कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो एक प्रॉब्लम समझो, ओवरहेड साल के एंड होने पे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ओवरहेड होते हैं। बिजली का खर्चा है, रेंट है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो पीरियड के एंड पे ही पता चलते हैं। पूरे महीने का पीरियड हो सकता है, पूरे साल का पीरियड तो मुझे अभी स्टार्टिंग में नहीं पता हो सकता। मटेरियल का खर्चा पहले से पता होता है, लेबर पहले से पता होता है, एक्सपेंस पता होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड नहीं पता होते, उस वजह से आपका ये चैप्टर आया, ठीक है। चैप्टर ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, अपने को ओवरहेड के बारे में डिटेल नहीं पता, इसीलिए अपन क्या करते हैं ओवरहेड में, सबसे पहले स्टेप में हम ओवरहेड को एस्टिमेट करते हैं। हम ओवरहेड को एस्टिमेट करते हैं, जितने भी ओवरहेड है। कैसे? जैसे अगर आपका धंधा बहुत पुराना हो चुका है तो पास्ट में जितने ओवरहेड्स हुए वो ओवरहेड्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 10 लाख के ओवरहेड होंगे और मैं टोटल 1 लाख ग्लास बना करके बेचूंगा। 10 लाख के ओवरहेड और 1 लाख ग्लास बना करके बेचूंगा, मतलब पर ग्लास पे 10 रुपए का ओवरहेड चार्ज होगा। सही है। तो ये मैंने निकाला बजट के हिसाब से, मतलब बजट के हिसाब से कितना खर्चा होना था और बजट के हिसाब से कितने यूनिट बनने थे। पहले बजट के हिसाब से निकाल लो। अब बजट के हिसाब से निकल गए। अब इस साल में जो भी आपका साल चल रहा है, उस साल में मान लो मेरे 15 लाख ग्लास बिके। तो 15 लाख अगर ग्लास बिकेंगे और हर ग्लास पे 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 150 लाख की रिकवरी होगी। इसको बोला जाता है रिकवरी। रिकवरी का मतलब है एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, जो मैंने कस्टमर से एब्जॉर्ब करा। मान लो मेरा खर्चा हुआ 160 लाख का, मान लो खर्चा, खर्चा मतलब इनकर। तो खर्चा 160 लाख का हुआ एक्चुअल में, रिकवरी 150 की करी, मतलब 10 लाख का नुकसान हो गया, जिसको अंडर रिकवरी बोला जाता है। ठीक है। हाँ सर, खर्चा 160 का ना होकर के 143 लाख का हुआ, मैं बोल सकता हूं 7 लाख का फायदा है, ये ओवर रिकवरी है। तो इतना कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। सबसे पहले पीरियड के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी था। सबसे पहले पीरियड के स्टार्टिंग में मैं बजट के ओवरहेड और बजट का कोई रिकवरी बेस से ये पहचान लेता हूं कि भाई मेरे इतने यूनिट्स आएंगे, मतलब इतना ओवरहेड का रेट आएगा। अब उस रेट को लगाऊंगा एक्चुअल में जो बिका, ध्यान रखना एक्चुअल पे लगता है, तो मेरे को पता चलेगा कस्टमर से वसूल वसूल कितना करा, दूसरा खर्चा कितना करा, रिकवरी और अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आ जाएगा। पूरे ओवरहेड का ये बेस है, इस बेस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है। आओ सुनो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या क्या स्टेप्स होंगे देखो। सबसे पहला कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले ओवरहेड को कलेक्ट करो। रेंट है, पावर है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, सारे खर्चे जोड़ दिए। सेल्समैन की सैलरी है, फैक्ट्री के बाहर गार्ड बैठा है उसकी सैलरी है, सब कुछ ठीक है। अब ओवरहेड्स को बांटो प्राइमरी डिपार्टमेंट में, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो। मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कुछ तो मेरे प्राइमरी डिपार्टमेंट होंगे, कुछ सर्विस होंगे। सर प्राइमरी और सर्विस डिपार्टमेंट कौन से? प्राइमरी बेसिकली जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे नॉर्मल सी बात बताता हूं आपको, मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, टीचिंग की सर्विस दे रहा हूं, तो मैं प्राइमरी डिपार्टमेंट हूं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट टच में हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। बट मेरे पीछे टेक्नीशियन बैठा है, मेरे पीछे रिसेप्शन की मैडम बैठी है, मेरे पीछे एक बंदा बुक के लिए बैठा है जो बुक आप लोगों को कुरियर कर रहा है। वो लोग सब सर्विस डिपार्टमेंट है जो मुझे सर्विस दे रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से सर्विस दे सकूं, ठीक है। वो आपके साथ डायरेक्ट टच में तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना खर्चा तो लूंगा, साथ में उनका भी सारा खर्चा अपने ऊपर ले लूंगा, मतलब सर्विस का सारा खर्चा अपने ऊपर ले लूंगा प्रोडक्शन वालों पे। अब मैं सारा खर्चा आपसे मांग लूंगा, क्योंकि धंधे के लिए वो खर्चा हुआ है, तो ये कंफर्म बात है मेरे को वो खर्चा आप लोगों से रिकवर तो करना है ना। रिसेप्शन पे मैडम बैठी है उसकी सैलरी, या कोई बंदा बैठा है जो कोरियर वोरियर करा रहा है, या कोई टेक्नीशियन है, मेरे को ये सारा पैसा आपसे रिकवर करना है क्योंकि हुआ धंधे के लिए।
वो लोग नहीं मांग सकते, क्योंकि सर्विस तो मैं दे रहा हूं ना, तो मैं सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा अपने आप पे, अपने आप बोले तो प्रोडक्शन पे, और अब मैं आपसे सारा खर्चा मांगूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सर जिसका जो खर्चा है पहले वो दे दो। आपने बोला अरे सर सर्विस वाला तो लेता नहीं, अरे चुप, बिल्कुल चुप। अभी क्या करना है, पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसका खर्चा, सर्विस वालों को उसका खर्चा दे दो। दिस इज नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूट करो। अब सर्विस वालों को बोलो ला तू अपना खर्चा मेरे ऊपर ला, तो सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा मेरे ऊपर आ गया। किसके ऊपर? प्रोडक्शन वालों के ऊपर। ठीक है, अब सारा खर्चा मेरे ऊपर है, ये खर्चा मैं प्रोडक्ट पे डाल के आप लोगों से ले लूंगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे दो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, एक कॉस्ट एक एफएमएसएम, तो मैंने कॉस्ट का खर्चा आपसे अलग ले लिया, एफएमएसएम का खर्चा अलग ले लिया, खत्म हो गया। बस सर, हाँ सर बेटा यही है पूरा ओवरहेड, पूरा ओवरहेड पढ़ लिया आप लोगों ने इसमें। ठीक है, आओ प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी देखो। अब कोई भी प्राइमरी डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, मतलब जो सबसे पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जिसको प्राइमरी बोला जाता है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इनके डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस मत लेना। बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस मत लेना। क्यों? क्योंकि आप ओवरहेड की शीट बना रहे हो, ओवरहेड की शीट में डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है सर। सर सर्विस डिपार्टमेंट वालों का आएगा, हाँ सर्विस वालों का तो सारा खर्चा ओवरहेड है। सर्विस वाले बेकार डिपार्टमेंट, मतलब वैसे बेकार नहीं है, इनका तो सारा खर्चा क्या है? ओवरहेड है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सारा खर्चा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसे रेंट है फ्लोर एरिया के बेसिस पे जाएगा, रेशो होता है रेशो के बेसिस पर डालना, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स, ठीक है, लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन, सारे खर्चे डाल दिए। जब सारे खर्चे डाल दिए, इसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी का मतलब जिसका जो खर्चा है दे दो दादा। दे दिया? हाँ सर दे दिया। अब क्या करूंगा, जब दे दिया उसके बाद ये सर्विस डिपार्टमेंट उठाओ, सर्विस डिपार्टमेंट एक एक करके अपना खर्चा सबको देगा। सर्विस डिपार्टमेंट एक एक करके अपना सारा खर्चा सब लोगों में बांट देगा। किसमें? प्राइमरी वालों में। जैसे प्राइमरी डिपार्टमेंट पे सारा खर्चा आ गया, प्रोडक्शन वालों पे सारा डिपार्टमेंट पे खर्चा आ गया, अब वो कस्टमर से ले लेगा। ठीक है सर, आओ ये देखो बेसिस ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या बेसिस होते हैं? ये कुछ बेसिस हैं, इन बेसिस को आपको रटना नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा रटना नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो बेस गिवन है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बेस देखेंगे, ये बात ध्यान रखना, बिना क्वेश्चन के बेस के हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है, आओ देखो यहां तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस, लाइटिंग, हीटिंग, फायर प्रिकॉशन सर्विसेज, एयर कंडीशनर, ऐसे कोई भी खर्चा जो बिल्डिंग के ऊपर है, या तो फ्लोर एरिया पे बटेगा या डिपार्टमेंट की कितनी वॉल्यूम है, कितनी क्वांटिटी बना रहा है उसके बेसिस पर। बाकी आप क्वेश्चन में देखोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस क्या दिया है। बार बार बोल रहा हूँ रटना मत, क्वेश्चन देखना। ठीक है, लेबर से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, लेबर वेबर से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, तो जितने वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, कैंटीन का खर्चा है, उस बेसिस पे बांट दो। वर्कर को कोई कंपनसेशन दे रहे हो, कोई भी लेबर कॉस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे खर्चे को बांट दो। ठीक है सर। जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड का मतलब है जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, जो जनरल होते हैं, या तो मशीन आर पे जाते हैं या लेबर आर पे। लेबर आर दे रखा है, वेजेस है, मशीन आर डाल दो। पूरे ओवरहेड में दो मोस्ट जेनेरिक बेस होते हैं, मतलब मोस्ट जनरल बेस होते हैं। कौन कौन से दो जनरल बेस होंगे? एक होगा मशीन आर और दूसरा कौन सा होगा? लेबर आर। दोनों में से जो दे रखा है, दोनों में से उसके बेसिस पर आप खर्चे को बांट सकते हो। ठीक है, हाँ सर आगे देखो। प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, प्लांट मशीनरी की कोई रिपेयर है, मेंटेनेंस है, तो उनकी कैपिटल वैल्यू जितनी जितनी जिसकी जो जो कैपिटल वैल्यू है उसके बेसिस पे बांट दो। ठीक है, स्टॉक का इंश्योरेंस है, जनरली ये भी कैपिटल वैल्यू के बेसिस पर ही जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, बाकी तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके बेसिस पे करेंगे। पावर है, स्टीम कंजम्पशन है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट मैनेजरियल सर्विसेज है, कुछ ना कुछ टेक्निकल एस्टीमेट होगा जिसके बेसिस पे आप बांटोगे। लाइटिंग एक्सपेंस है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स देखते हैं या एरिया देखते हैं, कितना एरिया ऐसा है जहां लाइट लगी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर में मशीन आर है, मशीन आर के बेसिस पर, और पावर के केस में हॉर्स पावर है उसके बेसिस पर। सर मशीन आर्स भी दे रखे हैं और हॉर्स पावर भी दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके खर्चे को बांट देना। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर ओवरहेड, मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड या कोई स्टोर के ओवरहेड है तो स्टोर देखो, स्टोर जहां पे रॉ मटेरियल लगते हैं, तो उसका कोई वेट हो आपके पास, वैल्यू ऑफ मटेरियल हो, यूनिट ऑफ मटेरियल हो, उसके बेसिस पर। बाकी बेसिस पे बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसके बेसिस पर अपन बांट देंगे। ठीक है ना? हाँ सर। अब ये एक चीज आती है, ये आपका बेस बिल्डिंग के लिए पेपर में तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, इतना बेसिक सवाल नहीं पूछेंगे, बट फिर भी क्या होता है ना, बच्चों को डाउट आता है इसमें, इसलिए सुनो। एक होता है दोस्त एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एक होता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ध्यान से सुनना, एलोकेशन का मतलब है जिसका जो खर्चा है उसे दे दो। ऐसे समझना, मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में अंदर 4 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, चौथा डिपार्टमेंट।
और सबका अपना अपना मीटर अलग लगा हुआ है, इसका मीटर अलग है, इसका मीटर अलग है, सबके मीटर अलग हैं, तो जिसका जो खर्चा है उसके पास वही खर्चा आएगा। तो वो खर्चा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होता है। जैसे एचआर के मैनेजर की सैलरी है वो एचआर के डिपार्टमेंट के पास जाएगी, ये एलोकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपोर्शनमेंट की बात करूं, अपोर्शनमेंट पता क्या होता है, ये मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के बाहर मीटर लगा है। तो बेटा अगर फैक्ट्री के बाहर कोई मीटर लगा है और अंदर 4 डिपार्टमेंट 5 जितने भी हैं, तो अब ये खर्चा किसी बेसिस पे सब पे बटेगा, उसे बोला जाता है अपोर्शनमेंट। तो सुनो ध्यान से, दो चीज है, पहला एलोकेशन, दूसरा अपोर्शनमेंट। एलोकेशन का मतलब है तेरा खर्चा इतना, तेरा खर्चा इतना, तेरा खर्चा इतना, सबको सबका खर्चा दे दिया। अपोर्शनमेंट जो कॉमन खर्चा है उसको किसी बेसिस पे सबके बीच में बांटना, उसको क्या बोलेंगे, अपोर्शनमेंट। जैसे फैक्ट्री में लाइट तो हर जगह लगी है, तो लाइटिंग का खर्चा हर डिपार्टमेंट पे आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अपोर्शनमेंट। ठीक है सर, क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नीचे, सिंपल ट्रिक समझो। जो एलोकेशन होगा 100% किसी एक ही डिपार्टमेंट का होता है, अपोर्शनमेंट हर डिपार्टमेंट पे जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 बार आ गया। अब सुनो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छे से बच्चे को क्लियर है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, सबको आपने सबके खर्चे दे दिए, ठीक है। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, इनका मत लेना, बाकी सारे लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक कोई डाउट कोई परेशानी तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी परेशानी यहाँ तक है तो पहले चैट पे लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे, आगे सुनो ध्यान से। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का दोस्तों मतलब क्या है, पहले मतलब समझना। तो बेटा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होता है, ये लो आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखो, ठीक है, यहीं पे करते हैं अपन। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 था, यहां तक सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, आपने सबके खर्चे सबको दे दिए, दे दिए, हाँ सर। अब क्या होगा, अब ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चा, ये सारा खर्चा अपना इन दोनों में बांटेंगे, ठीक है। मतलब अपने आप को बेसिकली ये जीरो करेंगे, हमारा मेन टारगेट है अपने आप को जीरो करें। जैसे अपने आप को जीरो कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब जीरो करने के आपको 5 मेथड दिए, मतलब ओवरऑल 3 मेथड है, वो 3 मेथड कौन कौन से, सुनो। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का मतलब कोई सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ नहीं देगा, सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा उठाएगा, सीधा प्रोडक्शन वालों को दे देगा। जैसे इधर बताता हूं, तो जो सबसे पहला सर्विस डिपार्टमेंट है, ऐसे सुनना, जो सबसे पहला सर्विस डिपार्टमेंट है ये भी अपना खर्चा इन दोनों को देगा, और सर्विस 2 डिपार्टमेंट भी अपना ये खर्चा इन दोनों को देगा। इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। सिंपल सी बात बोलूं, 1 वे ट्रैफिक है, एक तरफ का सारा ट्रैफिक है, वापसी कुछ नहीं आएगा दूसरे सर्विस पे, एक बार दे दिया खत्म, और एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को कुछ नहीं देगा, ठीक है। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। आगे सुनो, दूसरा कौन सा मेथड आता है, तो दूसरा इसमें मेथड आता है आपका स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड, इसी को बोला जाता है बेटा स्टेप लेडर मेथड। एक हो गया स्टेप डाउन, एक हो गया स्टेप लेडर, और इसी को बोला जाता है नॉन रेसिप्रोकल। क्या होता है नॉन रेसिप्रोकल, सुनो, ठीक है। बचपन में तुम सबने भी, जितने लड़के बैठे हैं लड़कों को तो सबको पता है, तुम सबने भी एक तरफा प्यार करा होगा। सर हम तो प्यार करते हैं लड़की से, हमारे मन में तो बहुत फीलिंग है, लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं करती। ये कौन सा प्यार है, नॉन रेसिप्रोकल प्यार। मतलब तुम तो कर रहे हो, सामने से कुछ नहीं आ रहा। सेम यहां पर होता है। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो। सर मेरे पास है 3 सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 3। सर आपने सर्विस डिपार्टमेंट 1 को सबसे बड़ा क्यों बनाया, मान लो सर्विस डिपार्टमेंट 1 सबसे ज्यादा सर्विस देता है, सबको सर्विस देता है। जैसे मेरे यहाँ पे फैक्ट्री में कैंटीन का डिपार्टमेंट है, अब कैंटीन में तो हर बंदा खाना खाने आएगा ना, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट बंदा हो हर जगह सर्विस दे रहा है, सबको सर्विस दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है 2, तो जो पहला सर्विस डिपार्टमेंट होगा वो तो सबको खर्चा बांटेगा अपना, 2 को भी देगा, सर्विस डिपार्टमेंट 3 को भी, सबके बीच में खर्चा बांटेगा। अब जब आप S2 पे जाओगे ना, तो S2 पीछे नहीं आ सकता, ध्यान रखना, S2 पीछे रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। S2 अपना सारा खर्चा आगे सबको देगा, S3 अपना सारा खर्चा आगे देगा। इस तरीके से S1 S2 S3 खाली हो जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ आया तो ऐसे समझना, ये देखो, ये है P1, ये है P2, ध्यान से सुनो समझ आ जाएगा। S1 और S2 सबका खर्चा आया। मान लो मैं कह रहा हूं S2 सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है, 2 डिपार्टमेंट रखते हैं, समझ आएगा। मैंने आपको बोला S2 सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है, सबसे पहले S2 को यहां से खाली करो और इसका खर्चा बाकी सब में डालो, सही है। जैसे खाली करा ये 0 हो गया, हाँ।
अब S1 का सारा खर्चा उठाओ, S1 पीछे नहीं जाएगा, रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब S1 अपना सारा खर्चा सिर्फ इन दोनों में देगा, ठीक है। मतलब मैंने माइनस लगा लिया, गलती करी, इसको ऐसे करना चाहिए, ये देखो ये खर्चा आया था, ठीक है। अब S1 अपना यहां से सारा खर्चा हटा करके इन दोनों में देगा, जैसे दिया ये 0 0, इस पे सारा खर्चा आ जाए, खत्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? बस ये होता है कौन सा मेथड? नॉन रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है सर। इसके बाद एक मेथड और आएगा, तीसरा मेथड है रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मतलब सारे डिपार्टमेंट आपस में खेलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल डिपार्टमेंट में तीसरे में मतलब तीसरी कैटेगरी में अपने आप में 3 बच्चे हुए। अब बच्चे सुनो, 3 बच्चे कौन कौन से हुए, बच्चे सुनना ध्यान से। पहला है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, मतलब मैथ्स की 2 इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। इसी में एक आता है रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन। रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सारे सर्विस डिपार्टमेंट सब आपस में खेलते चलेंगे जब तक S1 S2 जीरो ना हो जाए। सबको खिलाओ आपस में, P1 P2 S1 S2 सब खेलेंगे जब तक S1 S2 जीरो ना हो जाए। इसके बाद एक आता है लास्ट ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर में सारे नहीं खेलते, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट खेलेंगे। क्वेश्चन भी बताऊंगा, आईसीआई का क्वेश्चन है, स्टडी मैट का। सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट खेलेंगे, सर्विस 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 सर्विस, कब तक? जब तक जीरो ना हो जाए। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट खेल के थक जाए, जीरो हो जाए, अब उसका सारा खर्चा उठा के प्रोडक्शन वालों को दे दो, ठीक है सर। सर आंसर सेम आएगा, अलग आएगा? तो बेटा जो 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा नॉन रेसिप्रोकल या स्टेप डाउन, और रेसिप्रोकल। इन तीनों का आंसर अलग आएगा क्योंकि तीनों की अप्रोचेस अलग है। बट आपको तो पता है रेसिप्रोकल के तो अपने आप में 3 बच्चे हैं, इन तीनों का आंसर सेम आएगा। बोलो रेसिप्रोकल के अंदर 3 बच्चे कौन से? स्टेप डाउन, ट्रायल एरर, रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन, खत्म हो गया। आओ देखो, पढ़ो पढ़ो क्या क्या है। पहला कौन सा? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ो, वो तो नाम लिखा है डायरेक्ट। डायरेक्ट में एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ नहीं देगा, ठीक है। स्टेप लैडर नॉन रेसिप्रोकल, एक बार जिसने आगे सबको दे दिया उसको फिर पीछे कुछ नहीं मिलेगा, फिर आगे आगे खेलते चलो, मतलब एक तरीके से सीढ़ी बनती जाती है ऐसे, ठीक है, इसीलिए नाम है स्टेप लैडर। रेसिप्रोकल के अंदर हुए 3 बच्चे, साइमल्टेनियस, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर में खाली सर्विस खेलेंगे, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन में सारे खेलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन तो कसम से मां कसम इतना प्यारा मेथड है, क्या बताऊं तुम लोगों को। सिर्फ मैथ्स की इक्वेशन लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आओ करते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार फॉर्मेट देखो कैसे होगा। सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम कर चुका ना, तुम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिखता हूं, ये लो। पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो सबका हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यहां से चालू होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद चालू हुआ, क्या? यहां से हटाओ सबको दो, यहां से हटाओ सबको दो, यहां से हटाओ सबको दो, बस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का ओनली एंड ओनली वन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, क्या ऑब्जेक्टिव? सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करके दिखा दो बस, ठीक है। जो सर्विस डिपार्टमेंट से जीरो करना है, चाहे जो मर्जी मेथड लगाओ, जीरो करना है, ठीक है। आंसर थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, ठीक है। जो पढ़ा देख लेते हैं वही लिखा है या नहीं। आओ जी देखते हैं जो पढ़ा वही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, आ जाओ। पहला डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, आओ देखते हैं। ओनली गिव सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा सिर्फ केवल प्रोडक्शन वालों को देंगे। सर्विस टू सर्विस ट्रांसफर इज इग्नोर, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। जैसे देखो नॉर्मल सी बात बताता हूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट है और कैंटीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये कॉस्ट डायरेक्टली डिपार्टमेंट ए और बी को दे दो, अगर ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो। मेंटेनेंस अपना कोई खर्चा कैंटीन को नहीं देगा, ना कैंटीन अपना कोई खर्चा मेंटेनेंस को देगा, दादा खत्म हो गया बस इतना सा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। बेटा मेरे को जरूर बताना कि आपको मेथड सारे समझ आ रहे हैं क्या। अगला स्टेप लैडर और स्टेप डाउन, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप चैट में जरूर लिखना मजा आया नहीं आया, ठीक है, बताना जरूर। आओ, सर्विस डिपार्टमेंट गिव कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट। स्टेप डाउन में क्या पढ़ा था, एक सर्विस डिपार्टमेंट अपने सारे भाइयों को और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सबको खर्चा देगा, ठीक है, 1 by 1, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन विच सर्व द मोस्ट डिपार्टमेंट। सर हमें कैसे पता चलेगा मोस्ट डिपार्टमेंट? क्वेश्चन बताएगा ना आपको, या तो खर्चा जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी सर्विस सबसे ज्यादा है, ये सर्विस को परसेंटेज में देखेंगे, सबसे ज्यादा सर्विस कौन दे रहा है भाई, जो सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है उसका खर्चा पहले बटेगा, वो सबसे पहले कटेगा, जैसे वो हो गया उसके बाद बाकी सर्विस देंगे, फिर लास्ट वाला सर्विस सबको प्रोडक्शन वालों को देगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसके स्टेप सुनो आराम से, देखो क्या क्या स्टेप है, आराम से सुनना। पहला स्टेप, स्टार्ट विद द सर्विस डिपार्टमेंट दैट हेल्प मोस्ट अदर। जैसे
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे 3 सर्विस डिपार्टमेंट बोल देता हूँ, जरूरी नहीं है हमेशा S1 होगा। मान लो S2 ऐसा है जो सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है, तो सबसे पहले आपने सबके खर्चे लिखे, इसको नेगेटिव करो और इसका खर्चा उठा करके सब में बांट दो, सही है। हाँ, अब S2 के पास कुछ नहीं आएगा भाई, S2 को रेसिप्रोकल मत करना, उसे प्यार मत देना, उसने अपना प्यार दे दिया बहुत है, तुम प्यार नहीं दोगे उसे, ठीक है सर। आगे आओ, अब क्या है, मूव टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन पे आ जाओ। अब मान लो S2 के बाद S3 है जो सर्विस दे रहा है, पहले S2 सबसे अच्छा था, S2 के बाद छोटा भाई है S3। S3 पे इसका टोटल कर लो, जितना टोटल आएगा अब ये अपना खर्चा देगा, किस किस को, S1 में बांटेगा, P2 में बांटेगा, P1 में बांटेगा, ठीक है। मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं लगाना चाहिए, नेगेटिव वहां लगेगा, यहाँ तो खर्चा मिल रहा है ना इनको, तो यहाँ तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। अब S3 का भी खत्म, S3 ने भी अपना प्यार दे दिया, अब मत देना उसे कोई भी प्यार वापसी, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब आओ S1 पे, S1 का जितना टोटल हुआ ये सारा दे देगा, कितना, किसको, प्रोडक्शन वाले को, मतलब ये सारा प्यार अपना किसको देगा, प्रोडक्शन वाले को। जैसे ही हो गया इन सबका प्यार खाली हो गया, 0 0 0 हो गया, ये मेथड है, ठीक है। देखो जैसे यही लिखा हुआ है, इट डजंट रिसीव कॉस्ट बैक, उसको वापसी कॉस्ट नहीं मिलेगी। जैसे कैंटीन है, कैंटीन अगर सबको हेल्प कर रहा है तो सबसे पहले उसका खर्चा बांटेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस खाली प्रोडक्शन ए और बी में बटेगा, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में जाएगा, मेंटेनेंस का वापसी कैंटीन पे नहीं जाएगा खर्चा, ठीक है। रेसिप्रोकल देखो, ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब रेसिप्रोकल जिसके अपने आप में 3 बच्चे हुए, सुनो ध्यान से, कौन कौन से बच्चे हुए देखो। दिस मेथड कंसीडर गिव एंड टेक बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट लाइक म्यूचुअल हेल्प, गिव एंड टेक चल रहा है भाई, म्यूचुअल हेल्प, तू मेरे को दे मैं तेरे को देगा, ठीक है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आओ, देयर आर 2 वेज टू सॉल्व इट, ठीक है। रियल में 2 वेज नहीं है, इसको काटेंगे अपन, इधर कितने, 3 तरीका, पहले 2 हुआ करते थे, अब 3 तरीका है, 3 तरीकों से देखना है। पहला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो यहां समझाता हूं, थोड़ा आराम से सुनना, ठीक है। यहां समझाता हूं रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये देखो, ये है P1, ये है P2, ये है S1, ये है S2। मेरे को क्वेश्चन करके दिखाना है इस पर वैसे, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आएगा। सुनो, P1, P2, S1, S2 सबके अपने अपने खर्चे हैं, ठीक है। सबसे पहले S1 का खर्चा हटाओ, सब में बांट दो, यहां तक सही है, सही है सर। जैसे आपने ये काम करा, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये लो, इसको यहां से हटा देता हूं मैं, इसको इरेज कर देता हूं लाइन को, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, S1 का बांटा पहले, अब S2 का खर्चा बांटो, S2 का ये टोटल जितना टोटल है ये बांटोगे। अब देखो फिर से S1 रोने लगा, मेरे ऊपर खर्चा आ गया यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। S2 0 हो गया, अब S1 का खर्चा बांटो, फिर सब में बांटो, फिर S2 रोने लग गया, फिर से मेरे पे खर्चा आ गया। ये काम करते चलो, कब तक, जब तक S1 S2 दोनों मिला करके 0 ना हो जाए। सर 0 होगा, पक्का होगा, लास्ट में थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ता है, पक्का होगा। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, नीचे क्वेश्चन लिया है मैंने इसका, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, जैसे देखो पहले कैंटीन फिर मेंटेनेंस, फिर कैंटीन फिर मेंटेनेंस, जब तक करते चलो जब तक फाइनल बैलेंस नेग्लिजिबल नहीं हो जाए, खत्म हो गया। एक आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से आराम से समझाऊंगा, जरा समझना। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होगा, देखो मैंने आपको बोला तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बी, ठीक है, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक है कैंटीन, ये सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, और एक है मेंटेनेंस, ये भी सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अभी तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके खर्चा आ रहा है, इनका खर्चा छोड़ो जितना आ रहा है, कैंटीन का खर्चा आ रहा है 10,000, इसका खर्चा आ रहा है 15,000, यहाँ तक सही है। हाँ, अब देखो नीचे लिखा आएगा, कैंटीन जो है वो मेंटेनेंस को सर्विस दे रहा है, कितनी, 50%, मतलब कैंटीन का खर्चा 50% मेंटेनेंस पे जाना चाहिए। मेंटेनेंस जो है वो कैंटीन को 40% खर्चा दे रहा है, मतलब 40% सर्विस दे रहा है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन सुनो। सबसे पहले आपने सबका खर्चा लिखा, अब मेरे को यहां से माइनस करना है, तो मैं ये वाला अमाउंट निकाल रहा हूं, माइनस कितना करना है, इसका कितना माइनस करना है और इसका कितना माइनस करना है, ये अमाउंट में निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट को x और y मान लो। जैसे कैंटीन का है x, कि कैंटीन का जितना खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो x है, तो कैसे आएगा, एक तो कैंटीन का अपना खर्चा, एक तो कैंटीन का अपना खर्चा पूरा 10,000, साथ में उसे y से भी कुछ मिलेगा, y मतलब कौन सा, मेंटेनेंस से भी मिलेगा। अब आप ये देखो मेंटेनेंस से कैंटीन को कितना मिल रहा है, क्योंकि हम कैंटीन के लिए कर रहे हैं ना, मेंटेनेंस से कैंटीन को कितना मिल रहा है, 40%, ये एक इक्वेशन बन गई। सर मेंटेनेंस का कितना आएगा, ऐसे मत सोचना 15,000, बेटा 15,000 तो उसका अपना है, दूसरे से भी तो मिलेगा ना, तो ज्यादा ही होगा थोड़ा सा, ठीक है। वाई हो जाएगा, एक तो अपना 15,000 और जो उसे कैंटीन से मिल रहा है, कैंटीन से कितना मिल रहा है 0.5, मतलब 50% ऑफ एक्स। आप इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करके जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो लिखो। जैसे एक्स को यहाँ से माइनस करोगे खर्चा सब में जाएगा,
फिर वाई जो यहाँ से माइनस होगा खर्चा सब में जाएगा। देखना जादू से ये जीरो हो जाएगा, जादू से ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये 10,000 है तो ये वैल्यू ऊपर आ रही होगी, ये 15,000 है वैल्यू ऊपर आ रही होगी। घबराना मत, वो ऊपर इसीलिए आ रही है क्योंकि उसमें 10,000 अपना तो है, जो वाई से मिला वो भी है दोस्तों। वाई का जो 15,000 है उसमें अपना तो है, जो एक्स से मिला वो भी होगा। तो घबराना मत, बांट दो, देखना जीरो आएगा पक्का। इसीलिए कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन कमाल की चीज होती है। और एक मजे की बात बताऊं, यहाँ कभी कभी तो आईसीएआई आपके लिए इतना बढ़िया क्वेश्चन कर देता है, यहाँ पर भी दे देगा 10%, यहाँ पर भी दे देगा 10%। अब तो सोचना ही नहीं, अगर 10-10 दोनों जगह सेम परसेंटेज है फिर तो इक्वेशन बनानी आसान हो गई। यहाँ पर भी 0 पॉइंट बनाएगा, यहाँ पर भी 0 पॉइंट बनाएगा, खत्म। फिर क्या सोचना, फिर तो फटाफट होगा क्वेश्चन। और ठीक है, हाँ सर सही है, समझ आया अच्छे से कि कैसे क्वेश्चन करना है। लास्ट आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल और एरर को देखो, ठीक है। आंसर में भी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज 3 मेथड। ये जो लिखा है आंसर डिफरेंट आएगा, ये ध्यान रखना। ये 3 मेथड उनके लिए लिखा था, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा नॉन रेसिप्रोकल, तीसरा रेसिप्रोकल, जिसके अपने आप में 3 बच्चे हैं। रेसिप्रोकल के अंदर जो 3 बच्चे हैं उनकी अप्रोच तो सेम है ना, तो इससे आंसर लगभग लगभग पूरा सेम आता है। अप्रोक्सीमेशन की वजह से 2-5 रुपए का फर्क होगा तो होगा, वरना सेम आएगा हमेशा, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? 1 सेकंड देना भाई, बस 1 सेकंड। हाँ सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आओ अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते, ट्रायल और एरर समझो। ट्रायल और एरर क्या है, होता क्या है इसमें, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो होगा क्या, पहले इधर समझाता हूँ। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 2 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। पहले सर्विस डिपार्टमेंट को अलग कर दो, इसको हटा दो, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ले गया मैं, अलग ले गया, सर्विस डिपार्टमेंट है। तो सर्विस डिपार्टमेंट जो 1 और 2 है, इसका जो खर्चा है ये अपना खर्चा थोड़ा सा इसको देगा, ठीक है। अब इसका जो ये टोटल है ये उसमें से खर्चा इसको देगा, फिर ये खर्चा इसको देगा, फिर ये खर्चा इसको देगा, जब तक जीरो ना हो जाए। जब जीरो होने वाला होगा, अब सर्विस डिपार्टमेंट 1 ये सारा खर्चा ऐड कर दो, इधर सर्विस डिपार्टमेंट 2 ये सारा खर्चा ऐड कर दो। ये होता है ट्रायल एंड एरर। जैसे रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन में तो सब में खर्चा बढ़ रहा था, हाँ सर ठीक है। यहाँ सब में नहीं बढ़ता, S1 अपना थोड़ा सा पार्ट S2 को देगा, S2 अपने पूरे में से फिर S1 को देगा, फिर ऐसे क्या होगा, अमाउंट कम होता जाएगा, कम होते होते लास्ट में जीरो तक आ जाएगा। फिर इस पूरे का टोटल कर दो, अब जो टोटल आया इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन वालों को बांट दो, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन वालों को बांट दो। ये ट्रायल एंड एरर है। आओ पढ़ के देखो क्या लिखा है, आराम से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कॉस्ट ऑफ वन सर्विस कॉस्ट सेंटर इज अपोर्शन टू अनदर सर्विस कॉस्ट सेंटर। एक सर्विस वाला बंदा दूसरा सर्विस को देगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस सेंटर प्लस द शेयर रिसीव फ्रॉम द फर्स्ट कॉस्ट सेंटर इज अगेन अपोर्शन टू द फर्स्ट कॉस्ट सेंटर। मतलब S1 है S2 है, दोनों का खर्चा है, इसने अपना खर्चा इसको दिया, अब इनका टोटल में से ये इसको देगा, ठीक है। मान लो दूसरा कोई S1 है, मैं S2, तो उससे पहले मेरे को मिला, उससे मेरे को मिला 1000 और मेरा अपना है 10, तो टोटल 11,000 का मैं अगली बार उसे दूंगा। ऐसे करते चलेंगे जब तक जीरो ना हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे, आईसीए के स्टडी मटेरियल में है क्वेश्चन, मैंने डिस्कस भी करा है। आईसीए का स्टडी मटेरियल की मैराथन है आपके पास, वो देखनी पड़ेगी आपको। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द अमाउंट टू बी अपोर्शन, वो नेग्लिजिबल ना हो जाए। एक बार नेग्लिजिबल हो गया बस फिर ठीक है, फिर दोनों के सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कर लो। ऑल अपोर्शन अमाउंट फॉर ईच आर एडेड, ऐड कर दो सबको, और अब इनको ऐड करके प्रोडक्शन वालों पे बांट दो। तो जो मैंने समझाया था टोटली वही थ्योरी पूरी पूरी लिखी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पांचों मेथड खत्म होते हैं। पहले इन 5 मेथड तक कोई डाउट है तो चैट पे लिखो, नहीं तो आगे चलेंगे, ठीक है। पहले इन 5 मेथड में कोई डाउट कोई परेशानी है तो चैट पे लिखो फटाफट। क्या ये 5 मेथड आपको अच्छे से क्लियर है, ये बताना। क्या 5 मेथड अच्छे से क्लियर हैं क्या दोस्तों? ठीक है, आओ आगे चलें। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, वसूल कितना कर रहे हो कस्टमर से उसे कहते हैं, है ना। मतलब बेसिकली वसूली कितनी होगी उस हिसाब से हमारे को देखना है, ठीक है। आओ यहाँ तक तो हो गया, अब अपने को क्या देखनी है, वसूली, ठीक है। वसूली देखो तो कैसे होगी, सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा। रेट हमेशा कैसे आएगा, बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी यूनिट्स भी हो सकता है, मशीन आर, लेबर आर, प्राइम कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू द प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट पे डालोगे तो किस रेट पे डालोगे, जितना एक्चुअल में क्वांटिटी कंज्यूम हुई है वो वाली, जो क्वांटिटी कंज्यूम हुई है वो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, it should be noted that base quantity can be different from each of the production department and has to be selected keeping in mind the factor which predominantly influence the incurrence of overhead in that particular department। क्या बोल रहा है,
मतलब सिंपल सी बात बोलूं तो बेस क्वांटिटी हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कईयों के लिए हो सकता है कि वो ओवरहेड को मटेरियल कॉस्ट पे बांट रहे हैं। जैसे ऐसा समझना, मैं दो टाइप की चॉकलेट बना रहा हूँ, एक है छोटी मंच और एक है बड़ी मंच। तो दोनों पे सेम ओवरहेड थोड़ी ना आने चाहिए। मैं ऐसा देखूंगा ना, अगर इस पे मटेरियल कम लगा तो इस पे ओवरहेड कम आए, इस पे मटेरियल ज्यादा लगा तो ज्यादा है। तो कहीं कहीं पे मटेरियल कॉस्ट को रिकवरी बेस लिया जाएगा, कहीं पे लेबर कॉस्ट को लिया जाएगा, ठीक है। कहीं पे दोनों इंपॉर्टेंट होगी, प्राइम कॉस्ट जैसे मटेरियल और लेबर दोनों इंपॉर्टेंट होती है कंस्ट्रक्शन फैक्टर में, ठीक है। कहीं पे मशीन के घंटे लिए जाएंगे तो कहीं पे लेबर के घंटे लिए जाएंगे। तो आपको उस बात को अच्छे से समझना है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आओ, इट शुड बी नोटेड दैट प्रोडक्शन ओवरहेड जो एब्जॉर्ब होंगे वो आते हैं कॉस्ट शीट में, जो इनकर करे वो नहीं आते। जो इनकर करे होते हैं वो फाइनेंस अकाउंट्स में आते हैं। अगर आपने लेक्चर देखा हो, मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स का एक लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जब अपन रिकंसिलेशन की बात करते हैं तो रिकंसिलेशन में हम ये बात पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में सारे एक्चुअल खर्चे आते हैं या जो इनकर खर्चे हुए वो आते हैं, जबकि कॉस्ट शीट में एब्जॉर्प्शन वाले खर्चे आते हैं। अगर दे नहीं रखा तो मेरे को मतलब मजबूरी में एक्चुअल उठाना पड़ेगा, बट अगर एब्जॉर्प्शन निकल सकता है तो मैं एब्जॉर्ब देखता हूँ कि एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, उस बेसिस पे खर्चे को लूंगा, ठीक है ना। हाँ सर, आओ। 6 टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट होते हैं 6 टाइप्स के, जरा इनको देख लो कौन कौन से। सबसे पहले ओवरहेड को लेबर के घंटों से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा पर लेबर आर, ठीक है। मशीन के घंटों से करोगे ये आ जाएगा पर मशीन आर, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट से करोगे तो परसेंटेज में। परसेंटेज में क्यों आएगा, ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया तो परसेंटेज निकलेगी ना। हाँ सर। लेबर कॉस्ट से करोगे तो भी परसेंटेज में, ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया, ठीक है। नीचे लेबर कॉस्ट आएगा यहाँ पे कि लेबर कॉस्ट है तो ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया। प्राइम कॉस्ट तो भी ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया तो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट अगर सीधा यूनिट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली एक एग्जांपल देखो, उस एक एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो ये टॉपिक है ना, एग्जांपल ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला ओवरहेड है बेटा मेरे 10 लाख, ओवरहेड है 10 लाख के, ठीक है। और मेरी पूरे धंधे की जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट मान लेते हैं 20 लाख है। एक चीज 10 लाख है, दूसरी 20 लाख है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज निकाल दो रिकवरी की। सबसे पहले आप परसेंटेज निकाल दो रिकवरी की। तो परसेंटेज क्या आएगी रिकवरी की, ध्यान से सुनो। ऊपर आएगा 10 लाख जितने ओवरहेड है, नीचे आएगा मटेरियल का खर्चा 20 लाख, इनटू में 100। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये आया 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मतलब जितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ओवरहेड हमेशा उसका 50% है। अब मान लो मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, एक प्रोडक्ट सी है। मैं बहुत आसानी से पता क्या करूंगा, सबकी मटेरियल कॉस्ट देख लूंगा जो क्वेश्चन में गिवन होगी। मान लो मटेरियल कॉस्ट इसकी आ रही है 20,000, मान लो इसकी 20,000 है, इसकी 40,000 है, इसकी है 62,000 मान लो। तो अब मेरे को ओवरहेड बहुत आराम से पता है, मैं सबके ओवरहेड बता सकता हूँ। ओवरहेड क्या है 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो इसका 50% कितना हो जाएगा 10,000, इसका 50% 20,000, इसका 50% 31,000 आ गया ओवरहेड। ऐसे हर केस में करना होता है आपको, जहां परसेंटेज आएगा वहां परसेंटेज अप्लाई करोगे रिस्पेक्टिव हर प्रोडक्ट पे। जहां लेबर आर पे आया है तो अगर एक को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं तो 2 घंटे का रेट निकाल लो, बस इस तरीके से करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एक बार बताओ क्या यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है, मस्त एकदम। बहुत कुछ हो चुका। ओवरहेड मासूम सा चैप्टर है, टोटल 3 से 4 चीजें पढ़नी है आपको पूरे ओवरहेड के चैप्टर में। दिखने में बड़ा लगता है, ये देखो आपको बताता हूँ, पूरे ओवरहेड में कुल मिला के सिर्फ 4 चीजें हैं। क्या, एक तो आया रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसके 5 मेथड थे, या तो उसमें से क्वेश्चन आएगा, या एब्जॉर्प्शन जो आपने अभी पढ़ा जो निहायत ही सिंपल टॉपिक है, इससे सिंपल और कुछ नहीं है। एक टॉपिक है मशीन आर रेट, मशीन आर का रेट कैसे निकालोगे। और इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक है अंडर और ओवर रिकवरी, जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में समझाया था कि अंडर और ओवर रिकवरी कैसे होगी। खत्म हो गया। इसके बाद है ही क्या, 4, यही तो 4 टॉपिक है। 4 में से 2 तो हमारे हो भी गए, 2 ही तो और बचे हैं, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। बताओ इतना क्लियर हुआ, एक बार लिखो जल्दी से चैट में कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या। तो आगे चलो फिर मैं बताओ, ठीक है। एकदम भगाना नहीं है ना, आराम आराम से चलना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या है तो बताते चलना बस, क्लियर है। आओ अब यहां से आगे सुनो। ओवरहेड से रिलेटेड 3 चीजें अपने ध्यान में रखना। पहला होता है बजटेड ओवरहेड्स। बजटेड मतलब जो आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, एस्टिमेटेड इतने होंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पर प्री डिटरमाइंड रेट निकलता है। प्री डिटरमाइंड नाम से क्लियर है, प्री डिटरमाइंड मतलब बजटेड वाला, प्री डिटरमाइंड बजटेड वाला, ठीक है। जैसे है ना फिजिक्स वाला, वैसे बजटेड वाला, ठीक है।
तो ऊपर लूंगा बजटेड ओवरहेड, नीचे लूंगा बजटेड क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ले लो, घंटे ले लो, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एब्जॉर्ब ओवरहेड किसको बोलते हैं? जिससे वसूल करे। वसूल कैसे करते हो? रेट बजट का होता है, लगता है एक्चुअल पे है। जैसे एक्चुअल में मटेरियल कॉस्ट थी मेरे एग्जांपल में 62,000, तो ओवरहेड कितना आया था 31,000, कि मैंने लिया 31,000 होगा, ऐसे समझो। आज मैं अपनी दुकान खोल के बैठा हूँ, ग्लास बेच रहा हूँ, ग्लास ले लो भाई, ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, जल्दी आओ, ग्लास ले लो, ग्लास ले लो। मैंने अपने दिमाग में एक बात सोची है, एक ग्लास बेचूंगा 2 रुपए के ओवरहेड वसूल करूंगा, क्योंकि मैंने बजटेड रेट पहले से 2 रुपए निकाल रखा होगा। अब एक ग्लास बिका 2 रुपए ले लिए, 2 ग्लास बिका 4 रुपए ले लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बजटेड ओवरहेड ग्लास पे निकाला था, ठीक है। आज के पूरे दिन में 10 ग्लास बिके, तो 10 ग्लास इंटू 2 रुपए मतलब 20 रुपए की ओवरहेड रिकवरी हुई, वसूल हुआ, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब ओवरहेड। और एक्चुअल वाला होता है जो इनकर करा होता है, इनकर मतलब खर्चा कितना करा है। अब सीधी सी बात है, खर्चा करा 10 लाख, रिकवरी करी 4 लाख, तो नुकसान है 6 लाख का, जिसको बोलोगे अंडर रिकवरी। खर्चा करा 10 लाख का, रिकवरी कर दी 12 लाख, तो 2 लाख का फायदा है, इसी को बोला जाता है ओवर रिकवरी। खत्म हो गया, ठीक है। बताओ यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, सुनो अब यहां सुनना ध्यान से बेटा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अंडर और ओवर एब्जॉर्ब कैसे आएंगे? हमेशा एक्चुअल में से एब्जॉर्ब को माइनस करोगे, क्योंकि एक्चुअल ज्यादा होता है ना, बेसिकली कि एक्चुअल 10 लाख है, एब्जॉर्ब हुआ 12 लाख मान लो तो फायदा है मेरा, लेकिन एब्जॉर्ब हुआ 9 लाख तो नुकसान है मेरा 1 लाख का, ठीक है। हाँ सही है। आओ आगे देखें, अगर एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा होंगे तो अंडर एब्जॉर्प्शन है, मतलब खर्चा ज्यादा हुआ है। एब्जॉर्ब ओवरहेड ज्यादा होंगे मतलब रिकवरी ज्यादा हुई है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉस्ट शीट में हम हमेशा एब्जॉर्ब वाले लेते हैं, इनकर वाले नहीं, क्योंकि इनकर वाले तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाएंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब कुछ समझ में आया, ठीक है। अब ये जो केस है ना, ये पूरा केस ट्रीटमेंट वाला, अभी रुक जाओ, ये ट्रीटमेंट वाला पूरा का पूरा केस मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं, पूरा केस समझा रहा हूं, इधर सुनना, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ, सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब समझा देता हूँ, इसकी जनरल एंट्री भी समझा देता हूँ, ठीक है। यहां तक मैं सब समझा दूंगा। आओ सारा का सारा आपके साथ एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ पहले इसको समझते हैं, फिर बाकी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ये लो, मैं इधर आ गया, वीडियो सही चल रही है, एक बार वीडियो देख लूं, कहाँ गई वीडियो, ये रही है ना, तो ये सब कुछ सही चल रहा है। आओ तो आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे क्वेश्चन पे आना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आओ ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 पे आना, ठीक है। पहले आपको मैं 4 क्वेश्चन पूरा पढ़वा देता हूँ, इधर से पढ़वा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है भाई पेपर पे, सेम फ्लेवर क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में। आओ देखें क्या है, ठीक है, सुनना। PQR manufacturer, a small scale enterprises produces a single product and has adopted a policy, एक पॉलिसी अडॉप्ट करी टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री बाय अडॉप्टिंग अ सिंगल ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, ठीक है। मतलब जब मैं सोच रहा था कि ओवरहेड कैसे वसूल होगा, तो मैंने मशीन आवर के बेसिस पे ओवरहेड को वसूल करा था, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, बजट के हिसाब से ओवरहेड इतने थे, बजट के हिसाब से मशीन आवर मेरे इतने हैं, तो यहाँ से रेट आ जाएगा क्या? हाँ यहाँ से रेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर द पीरियड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने का डाटा दिया, एक्चुअल में खर्चा हुआ 679, ये तो खर्चा हुआ। इसमें जो भी एबनॉर्मल नेचर के खर्चे होते हैं वो सारे माइनस होते हैं। एबनॉर्मल नेचर के 4 खर्चे आते हैं। 4 खर्चे कौन से? कोर्ट ऑर्डर की वजह से कितना पे करा, स्ट्राइक की वजह से कितना पे करा, कोई ऑब्सोलीट स्टोर रिटर्न ऑफ है वो, या कोई पिछले साल का खर्चा जो अभी बुक करा। ये 4 खर्चे मैं नहीं लेता एक्चुअल में, इनको हटाने पड़ेंगे। देखो सारे हैं, कोर्ट ऑर्डर है, प्रीवियस ईयर का है, स्ट्राइक पीरियड का है, ऑब्सोल्यूट है, ये सारे माइनस हो जाएंगे इसमें से, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ डाटा दे रखा है, फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन करी 22,000 की प्रोडक्शन करी, जिसमें से 18,000 बिक गए, तो भैया क्लोजिंग स्टॉक बचा है 4,000 यूनिट का, 4,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है। और 16,000 बीच में WIP है जो 50% कंप्लीट है। बेटा जो 50% कंप्लीट है हर रिस्पेक्ट में, तो मैं बोल सकता हूं 8,000 यूनिट है जो पूरे कंप्लीट है। 16,000 50% कंप्लीट है तो 8,000 पूरे कंप्लीट है, ठीक है सर। एक्चुअल मशीन आवर्स जितने चले, एक्चुअल में मशीन आवर कितने चले? 48,000, ठीक है। एक्चुअल में मशीन आवर मेरे 48 चले। इट इज रिवील फ्रॉम द एनालिसिस की 1/4 ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, मतलब पक्की बात है अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा है, 1/4 उसमें से डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसी की वजह से हुए हैं। तो जो भी मेरी गलती की वजह से होगा वो कॉस्टिंग पीनल अकाउंट में जाएगा, और जो बाकी बाजार में महंगाई के बढ़ने की वजह से हुआ है वो मैं सारे स्टॉक पर डाल दूंगा खर्चा, ठीक है। पूछा क्या है? पूछा उसने है ट्रीटमेंट बताओ, सारी चीजें बताओ, अपॉर्शनमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सब हम काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है।
करो करो, वीडियो पॉज करो, चलो जल्दी से पढ़ो। और तुम लोग बाकी मेरे साथ देखो, लाइव वालों आओ देखो, ठीक है। यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन, आओ ध्यान से सुनना सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, बहुत आराम से चलूंगा, सुनो। सबसे पहला होता है बजटेड रिकवरी रेट, जिसको ब्लैंकेट रिकवरी रेट भी कहते हैं, पहले ये निकालो। तो बजटेड रिकवरी रेट कितना आएगा, आओ देखते हैं। 10,08,000 के खर्चे डिवाइडेड बाय 96,000 मशीन आवर्स, डिवाइडेड बाय 96,000 मशीन आवर्स, देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा भाई 10,08,000 डिवाइडेड बाय 96,000, 10.5, ये आ गया 10.5 रुपए पर मशीन आवर। एक मशीन आर पे 10.5 रुपए का खर्चा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब लोगे एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब मैंने कितने की रिकवरी करी होगी, कितने ओवरहेड वसूल करे होंगे। सर 1 घंटे के करने थे 10.5 और एक्चुअल में 48,000 घंटे काम हुआ है, एक्चुअल में 48,000 घंटे काम हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो। तो 48,000 इंटू में 10.5, रिकवरी करी 5,04,000 की, जो वसूल करे कितने करे, मतलब रिकवरी हुई कितने की, 5,04,000। अच्छा खर्चा इनकर कितना हुआ, इनकर खर्चा देखो, इनकर एक्चुअल में खर्चा कितना इनकर हुआ था 679, लेकिन 679 में से फालतू सारे खर्चे हटते हैं। फालतू कौन कौन से खर्चे हटेंगे, ये सारे, तो इन सबका टोटल कर लेता हूं। 45 और 10 हो गए 55, और 42 और 18, 42,000 और 18,000, ये हो गए 1,15,000। 1,15,000 फालतू के खर्चे हटा दो, जो एबनॉर्मल नेचर होते हैं उनको नहीं लेते। 679 माइनस 1,15,000, ये आ जाएगा 5,64,000, ठीक है। खर्चा इतने का हुआ, इनकर इतना हुआ। अब तुम मेरे को बता दो सर, इनकर हुआ 5,64,000, खर्चा आया 5 लाख, मतलब रिकवरी करी 5,04,000 की, तो मैं बोल सकता हूं अंडर रिकवरी हुई। अंडर रिकवरी कितने की हुई, अंडर रिकवरी 60,000 की अंडर रिकवरी हुई है। नुकसान तो हुआ है 60,000 का, और वो क्वेश्चन देख के पहले ही पता था, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था अंडर एब्जॉर्प्शन होगा। अब इस 60,000 के 2 टुकड़े करो, क्या इसमें से आपकी गलती की वजह से कितना हुआ और महंगाई बढ़ने से कितना हुआ। 1/4 हुआ मेरी अपनी गलती की वजह से, तो 1/4 इसका अलग कर दो, इसका 1/4 अलग कर दो, मतलब 15,000 अलग कर दो। बाकी इसका 3/4 अलग करो, मतलब 45,000 अलग करो। तो 15,000 तो मेरी गलती की वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से कोई नुकसान हुआ है, कॉस्टिंग पेनल में जाएगा। तो इसकी एंट्री तो बहुत सिंपल, ये देखो इसकी एंट्री क्या पास करूंगा बेटा, इसकी एंट्री पास करूंगा कॉस्टिंग पेनल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, खत्म, ठीक है। क्योंकि नुकसान हुआ है कॉस्टिंग पेनल में जाएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर जो बाकी 45,000 मार्केट में महंगाई बढ़ने की वजह से हुए हैं, अब उनको क्या लूं, ध्यान से सुनना, उनको क्या लोगे, यहां लोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, ठीक है। एंट्री कैसे बनाओगे, देखो यहां फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर भी क्रेडिट तो फैक्ट्री ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट ही होगा, क्रेडिट तो यही होगा। ऊपर क्या आएगा, एक कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कितना बिका उसके लिए, एक आएगा WIP और एक आएगा फिनिश गुड्स डेबिट में। फिनिश गुड्स किस लिए, जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। इनके लिए मुझे निकालना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट कैसे, 45,000 रुपए बांटने हैं, और कितने स्टॉक पे बांटने हैं, तो देखो कितने स्टॉक पे बांटने हैं। प्रोडक्शन हुई थी 22 की, जिसमें से 18 बिके थे, तो देखो 18 बिके थे, 18 जो बिके थे वो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए हो गए। WIP के थे 8,000, 50% वाले वो WIP के लिए हो जाएंगे। फिनिश गुड्स के थे 4,000, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था। कैसे, 22 बनाए थे लेकिन 18 बिके थे, तो 4,000 लोगे क्लोजिंग, 22 मत लेना, 4,000 जो क्लोजिंग है। तो ऊपर आ गया 45,000, नीचे कितना हो जाएगा, 18 और 8 26 और 4 30, 30,000, मतलब 1.5 रुपए पर यूनिट आ गया सप्लीमेंट्री रेट। अब 1.5 रुपए पर यूनिट से यहाँ एंट्री कर दो, इसमें कर दो 1.5 इंटू में 18,000 जो सेल वाले हैं, यहाँ कर दो 1.5 इंटू में 8,000। ध्यान देना 8 लेना, 16 मत लेना, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ही लिए थे आपने। और यहाँ कर दो 1.5 इंटू में 4,000, हो गई एंट्री और क्वेश्चन खत्म हो गया। सर ओवर रिकवरी हो, बस एंट्री रिवर्स हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है, पूरी पूरी। जैसे देखो सप्लीमेंट्री रेट देख लो, 1.5 आया, पूरा क्वेश्चन वैसे ही हुआ। इनकी प्रेजेंटेशन फालतू है, आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना जैसे मैंने समझाई है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स पे लेके चलता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, एक बार पढ़ना, आओ एक बार कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। देखो अब आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये पढ़वाता हूँ, देखो क्या लिखा है। कभी भी एक्चुअल ओवरहेड निकालना है, कभी भी एक्चुअल ओवरहेड निकालना है तो ये खर्चे नहीं लेने, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, बार बार नहीं होते। जैसे वर्कर वाला, प्रीवियस ईयर वाला, वेजेस और ऑब्सोलेट स्टोर, इसके अलावा और कोई खर्चा आता नहीं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इनकर आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर से, देखो क्या करोगे, एब्जॉर्ब निकाल लिया, ओवर या अंडर रिकवरी पता चल गई। जो नॉर्मल प्राइस लेवल के बढ़ने से हुआ है वो सारे प्रोडक्शन पे जाएगा, जितने बिके, जितने WIP है, जितने क्लोजिंग स्टॉक है, सबके ऊपर जाएगा। लेकिन जो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है वो कॉस्टिंग पेनल में जाएगा। फायदा होगा तो कॉस्टिंग पेनल क्रेडिट होगा, नुकसान होगा तो कॉस्टिंग पेनल डेबिट होगा, ठीक है। देखो ये लिखा है,
इंटायर प्रोडक्शन का निकाल दो, फिर इसको डिवाइड करो क्वांटिटी प्रोड्यूस से, तो आपका सप्लीमेंट्री रेट आ जाएगा। क्वांटिटी प्रोड्यूस में तीन चीजें लोगे, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स कितने की हुई और WIP, ये सब ले लोगे आप, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड प्लस है, क्वांटिटी सोल्ड के बाद प्लस है, प्लस फिनिश गुड्स और WIP और डिग्री ऑफ कंप्लीशन, फिर इसको बांट दो इन सब में, ठीक है। जनरल एंट्री ये होगी। देखो अंडर एब्जॉर्प्शन की एंट्री ये होती है कि ये सब कुछ डेबिट होगा, लास्ट में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। देखो कॉस्टिंग पीरियड भी डेबिट हुआ है, ये हो गया जो प्राइस बढ़ने की वजह से हुआ है, ये हो गया जो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से हुआ है। अच्छा, ओवर रिकवरी होगी, रिवर्स कर देना एंट्री, अगर ओवर रिकवरी हो या ओवर एब्जॉर्प्शन हो तो, ठीक है। यहां तक हो गया, नोट हो गया हमारा, यहां तक अपन ने सारा कुछ खत्म कर दिया मस्त तरीके से एकदम, ठीक है। मजा आ गया होगा आपको एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ बढ़िया हो गया एकदम। हाँ सर बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे देखना, इतना क्लियर हुआ। एक होता है ब्लैंकेट रेट, एक होता है डिपार्टमेंटल रेट। ब्लैंकेट रेट का मतलब चादर, पूरे फैक्ट्री पे एक ही चादर डाली है, मतलब पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड को डिवाइड कर रहे हो एक रेट से। ABC पता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड से पहले क्या चलता था, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, मतलब पूरी फैक्ट्री के खर्चों को लिया, डिवाइड कर दिया किसी एक बेस से, लेबर आर से, मशीन आर से, चाहे जिस मर्जी से। डिपार्टमेंट रेट का मतलब है मेरी फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है, तो इसका खर्चा अलग, नीचे रिकवरी बेस अलग, इसका खर्चा अलग, नीचे रिकवरी बेस अलग, इसका खर्चा अलग, रिकवरी बेस अलग, मतलब डिपार्टमेंट वाइज में हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग होता है। ब्लैंकेट को प्लांट रेट भी बोलते हैं, पूरे प्लांट का एक, पूरे फैक्ट्री का एक, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बचा खाली, मशीन आर रेट करेंगे, कैपेसिटी करेंगे, उसके बाद आपका खत्म हो गया, सारे कॉन्सेप्ट खत्म ओवरहेड के, ठीक है। आई थिंक अब आपको ओवरहेड आसान लग रहा होगा, ओवरहेड कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, ठीक है। मशीन आर रेट देखो, मशीन आर रेट में क्या होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग वन मशीन, एक मशीन को चलाने का एक घंटे का खर्चा कितना है। तो ऊपर ले लो सारी कॉस्ट, अगर ऊपर महीने की कॉस्ट ले रहे हो तो नीचे महीने के घंटे लेना, ऊपर पूरे साल की कॉस्ट है तो नीचे साल के घंटे लोगे, ऊपर एक हफ्ते की है तो नीचे एक हफ्ते के, ऊपर 4 हफ्ते की कॉस्ट है नीचे 4 हफ्ते के लेना, ऐसे क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहां तक तो सही है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहला है फिक्स चार्जेस। सबसे पहले आप सारे फिक्स चार्जेस देखो, फिक्स चार्जेस क्या है। पहला डेप्रिसिएशन, अगर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो यहां आएगा। एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है सर, मतलब यूनिट से रिलेटेड नहीं है, डेप्रिसिएशन फिक्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा, तो फिक्स चार्जेस में आएगा। रेंट है, इंश्योरेंस है, वर्कर के वेजेस हैं, जनरल ओवरहेड है, सारा कुछ ले लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपको और बताता हूँ, मशीन आवर्स कौन से लोगे, मशीन आवर्स आपको लेने होते हैं इफेक्टिव आवर्स लेने हैं, मतलब इफेक्टिव बोल लो या ऐसे बोल लो प्रोडक्टिव आवर्स लेने हैं। नॉन प्रोडक्टिव जो भी है वो माइनस कर दोगे। नॉन, अगर आपको दे रखा है सेटअप टाइम है, मेंटेनेंस का टाइम है, ये नॉन प्रोडक्टिव है तो माइनस करोगे, अगर प्रोडक्टिव है तो माइनस नहीं होगा। नीचे हमेशा प्रोडक्टिव घंटे आएंगे, आइडल टाइम है हटा देंगे, ठीक है। यहां तक सही है। रनिंग चार्जेस में रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन अगर यूनिट्स के ऊपर है, जैसे आपको पता होगा सर्विस कॉस्टिंग में ऐसा आता है कि टायर का डेप्रिसिएशन या कभी कभी ट्रक का डेप्रिसिएशन 2 लाख किलोमीटर पे है तो वो वेरिएबल कॉस्ट बनता है। लुब्रिकेंट है, बाकी सारे खर्चे हैं, पावर वावर सब जोड़ दिए, रनिंग चार्जेस में आ गया, ठीक है। यहां तक तो सही है। अब इसके क्वेश्चन में ना कुछ कुछ चीजें बहुत तगड़ी आती है, बहुत अच्छी आती है, जरा उनको समझना, आराम से समझना क्या है। देखो सबसे पहले जो नीचे लिखा हुआ था, ऊपर कॉस्ट थी, नीचे थे मशीन आर का मतलब इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव लेने। इफेक्टिव कैसे आएंगे, पहले तो ले लो मैक्सिमम कैपेसिटी, पूरी मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 365 दिन चलेगी, हर दिन 8 घंटे चल रही है, ये हो गया मैक्सिमम कैपेसिटी, सही है। मैक्सिमम कैपेसिटी में से सबसे पहले हटाओ हॉलीडे है, फेस्टिवल है, रिपेयर मेंटेनेंस हो गई कोई, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, इन सब चीजों को माइनस कर दो, ये सब चीजें क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो इसके बाद प्रैक्टिकल कैपेसिटी आ जाती है कि इतने घंटे तो चलेगी ना, इसमें से सेटअप माइनस कर दो। अगर सेटअप अनप्रोडक्टिव है, सेटअप प्रोडक्टिव दे रखा है क्वेश्चन में तो माइनस मत करना। सर क्वेश्चन साइलेंट है, अजम्पशन ले लो अनप्रोडक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप में अनप्रोडक्टिव मानो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्टिव है तो माइनस मत करना, वरना सेटअप अगर अनप्रोडक्टिव है वो भी माइनस होगा, ये आ जाएगा इफेक्टिव मशीन आवर्स। सिंपल भाषा में बोलूं तो मशीन के कितने घंटे आप चले प्रोडक्शन के साथ, मतलब प्रोडक्शन हुई और इफेक्टिव मशीन आवर हमारे आ गए, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल ले लिया, कितने घंटे मशीन चल सकती थी, ऑपरेट हो सकती थी, पहले नॉर्मल लॉस वगैरह सब हटा दो। इसके अलावा बस एक चीज हटाओगे, क्या, सेटअप, अगर वो अनप्रोडक्टिव होगा तो, ठीक है। अब यहाँ एक बात देखो क्या लिखा है, हियर वी डिडक्ट हॉलीडे विद पे और विदाउट पे बोथ। यहां पर आप हॉलीडे दोनों हटाओगे, चाहे हॉलीडे के टाइम पर पेमेंट हुई या नहीं हुई, दोनों हटा रहे हो, दोनों घंटे हटा रहे हो, क्योंकि बेटा हॉलीडे हो गया तो मशीन तो नहीं चली ना। बात समझना, मेरी फैक्ट्री में काम हो सकता था 25 दिन, 25 दिन काम हो सकता था, काम 20 दिन हुआ,
5 दिन की छुट्टी आ गई, 5 दिन में 3 दिन की मेरे को पेमेंट मिल गई, छुट्टी थी लेकिन पेमेंट मिल गई। 2 दिन की पेमेंट नहीं मिली, अरे मेरे को क्या लेना देना, मशीन तो 20 दिन चली है ना। तो कोई भी घंटे हो, कोई भी हॉलीडे हो, विद पे और विदाउट पे, मशीन के दौरान आप वो सारे घंटे माइनस करोगे क्योंकि मशीन नहीं चली, ठीक है, क्योंकि मशीन नहीं चली। लेकिन जब मैं वर्कर की बात करूंगा तो सिर्फ वो माइनस करूंगा जिसमें पेमेंट नहीं मिली, क्योंकि जिसमें पेमेंट मिली है तो उसके पैसे तो दे रहा हूं ना, तो उसमें सारे आएंगे। नॉर्मल आवर्स माइनस कौन से करोगे, सिर्फ वो घंटे जिस टाइम पे पेमेंट नहीं मिली। ध्यान से सुनना, दो चीज है। मशीन के टाइम पे घंटे निकाल रहे हो, जितनी छुट्टियां हैं आंख बंद करके सारे माइनस कर दो, मतलब ही नहीं है कि पेमेंट मिली या नहीं मिली। बट वर्कर के टाइम पे घंटे निकाल रहे हो तो सिर्फ वो माइनस करना जिसपे पेमेंट नहीं मिली, क्योंकि वर्कर का खर्चा तो आता है ना, इसलिए। ठीक है। सिंपल मशीन आवर रेट होता है जिसमें डायरेक्ट वेजेस नहीं होते। कॉम्प्रिहेंसिव होता है जिसमें आप डायरेक्ट वेजेस को भी काउंट कर लेते हो, उसे कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है मशीन आवर रेट का। ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मैंने वैसे भी क्लास के बच्चों को भी बोला था कि मैं कैपेसिटी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, तो इसमें भी डिस्कस कर रहा हूँ और अलग से आपको कैपेसिटी समझा दूंगा, क्योंकि आपके स्टडी मैट में इसका सारा डाटा वगैरह दे रखा है। गलती से कहीं पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। देखो, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, कैपेसिटी का मतलब होता है कितना बना पा रहे हो। तो कुछ टाइप ऑफ कैपेसिटी है, इसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं, गलती से कभी एमसीक्यू में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। देखो कौन कौन से आएंगे, एक एक करके सुनते हैं, आराम से देखना। पहला, मैक्सिमम, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल या इंस्टॉल्ड या रेटेड, मतलब जो किताबी भाषा में लिखी है। मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सी होती है, एक घंटे में कितने यूनिट्स, ठीक है, कितने घंटे पर डे चलेगा, और नंबर ऑफ डेज पर ईयर। भाई सब मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नंबर ऑफ डेज है 365, हर दिन चलते हैं 8 घंटे और एक घंटे में बनते हैं 10 यूनिट, मतलब इतने यूनिट। ये सिर्फ किताबी भाषा में लिखी है, इतनी पूरी नहीं हो सकती। जैसे तुम्हारे लिए भी मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी है 24 घंटे पढ़ने की, 24 घंटे कोई पढ़ थोड़ी ना सकता है, वो किताबी है, मतलब किताबी भाषा में लिखा है, थ्योरेटिकल है, रियल में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ठीक है। प्रैक्टिकल या अचीवेबल, अचीवेबल है मतलब नॉर्मल लॉस माइनस करके जो आएगा। तो टोटल डेज में से हॉलीडे और वीकली ऑफ हटा दो, ठीक है, प्रैक्टिकल आवर्स आ जाएंगे। जब प्रैक्टिकल आवर आ गए, नॉर्मल आइडल टाइम वगैरह हटा दो, प्रैक्टिकल आवर्स को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चलेगा कि रियल में कितने यूनिट्स बना सकता हूँ, मतलब रियल में कितना अचीव कर सकता हूँ। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, आगे हो, यहां तक समझ में आया। अगला देखो, अगला क्या है, अगला समझना, नॉर्मल, एवरेज या एक्सपेक्टेड। नॉर्मल का मतलब होता है पास्ट, पहले के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको लगता है। जैसे देखो, मैं आपको बोलूं आपके पास कितने घंटे हैं पढ़ने को, तो मैक्सिमम है 24, ठीक है। मैंने बोला प्रैक्टिकल कितने, आपने बोला सर 24 में से 8 घंटे सोता हूं, तो 24 में से 8 हटा दो, 16 घंटे पढ़ सकता हूं। फिर मैंने बोला नॉर्मल कितना है, नॉर्मल मतलब पहले के एक्सपीरियंस में कितना पढ़ते हो, पहले के एक्सपीरियंस में तुम पढ़ते हो खाली 4 घंटे, तो नॉर्मल कितना हो गया 4, ठीक है, जो पास्ट एक्चुअल कैपेसिटी पे होता है। एक्चुअल, एक्चुअल मतलब आज कितना यूज करा, एक्चुअल में कितना यूज करा। बजट, बजट बनाते हुए पता होता है कि कितना यूज होगा, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। बस एक ध्यान रखना, आइडल कैपेसिटी कौन सी होती है, आइडल होता है बजटेड और एक्चुअल का फर्क, बजट और एक्चुअल के बीच का जो फर्क होता है उसे आइडल बोलते हैं, ऐसे समझो। देखो, बजट ऑब्वियसली मैं ज्यादा घंटों का बनाऊंगा पढ़ने का, बजट बनाया मैंने 13 घंटों का पढ़ने का, बट एक्चुअल में, एक्चुअल में मैंने पढ़े 8 घंटे, ऐसे मान लो। तो मैं कितने घंटे खाली बैठा, ये है आइडल, आइडल है 5 घंटे। यहां तक सही है, हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब कुछ सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब इस आइडल टाइम में दो आइडल टाइम होंगे, एक नॉर्मल, एक होगा नॉर्मल, एक होगा एबनॉर्मल। यहां तक सही है। सबसे पहले एबनॉर्मल बताता हूं, एबनॉर्मल कितना, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से तो एबनॉर्मल यहां पे सीधा यही आ गया, एबनॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, एबनॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, बट अगर मैं आपको ये बोलूं मैक्सिमम कितना टाइम था पढ़ने के लिए, मैक्सिमम जो टाइम था पढ़ने के लिए मान लेते हैं 24 घंटे थे, पर मैंने बजट 13 का बनाया, ये नॉर्मल आइडल टाइम होगा। नॉर्मल आइडल टाइम कितना हुआ, 11 घंटे। ठीक है, दोबारा से समझाता हूं, एक बार इस चीज को देख लो, गलती से कहीं पूछ ले एमसीक्यू में तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो, मैंने आपको बोला मैक्सिमम आपके पास कितना टाइम है कि मशीन चलेगी, एक दिन के हिसाब से बोलूं तो 24 घंटे। मैंने 24 का बजट ही नहीं बना, मैं कहा भाई बजट नहीं बनाता, हीट वीट हो जाएगी, तो मैं 18 घंटे का बजट बना रहा हूँ। और रियल में उस दिन जो मैंने चलाया, उस दिन मैंने चलाया 12 घंटे, 12 नहीं लेते, इसको ले लेते हैं 13 घंटे मान लो। ठीक है,
तो बजट बनाया था कि 18 घंटे काम तो कर सकता था, काम 13 घंटे करा, ये है एबनॉर्मल आइडल टाइम। ये कौन सा आइडल टाइम है? एबनॉर्मल, कि अपनी गलती की वजह से नहीं करा हुआ। ये नॉर्मल है कि भैया सोचा तो था, किताबी भाषा में 24 है भाई, मुझे पता है 18 ही चलेगी, तो ऊपर का जो टाइम है इसे नॉर्मल आइडल टाइम बोलेंगे। मैक्सिमम माइनस बजट और बजट माइनस एक्चुअल, ठीक है। एक होती है लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस में कुछ नहीं होता, लाइसेंस का मतलब होता है जो अप्रूव कर रखी है अथॉरिटी ने, लाइसेंस के हिसाब से कैपेसिटी कितनी है। जैसे एक मशीन आई, मशीन पे लिखा है कि इसकी कैपेसिटी 1 लाख घंटे है, भाई जिसने उस पर ठप्पा लगाया है वो क्लेम कर रहे हैं 1 लाख घंटे। आपको भी पता है 1 लाख घंटे चलती नहीं है, वो लाइसेंस है। जैसे आप ईवी कोई खरीदने गए, ईवी व्हीकल खरीदने गए, उसने बोला एक बार अगर फुल चार्ज होगी 200 किलोमीटर चलेगी, ये उसकी लाइसेंस कैपेसिटी है जो अथॉरिटी क्लेम कर रही है। रियल में चलेगी नहीं चलेगी हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी कैपेसिटी होती है। पहली है मैक्सिमम थ्योरेटिकल, मतलब किताबी भाषा में जो लिखा है, रियल में नहीं होता। प्रैक्टिकल, जब आप उसमें से नॉर्मल सब कुछ माइनस कर देते हो, प्रैक्टिकल आ जाती है, ठीक है। नॉर्मल अचीवेबल या नॉर्मल या एवरेज कौन सी होती है? जो पास्ट ईयर के बेसिस पर होती है। एक्चुअल जो एक्चुअल में हुआ, बजट जो बजट हुआ। आइडल, वैसे बेसिकली जो आइडल होता है वो बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस होता है, जिसको हम एबनॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। नॉर्मल कौन सा होगा? मैक्सिमम और बजट के बीच का डिफरेंस। एक होती है लाइसेंस जो अथॉरिटी ने बोल रखी है, ठीक है। इसी के साथ आपका वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, ओवरहेड्स। इसके बाद तो क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। ओवरहेड्स के हमने टोटली सारे कॉन्सेप्ट कर दिए हैं। वैसे बच्चों को बहुत बड़ा लगता है ओवरहेड, पर रियलिटी में बताऊं तो ओवरहेड में सिर्फ 4 हिस्से हैं। पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा मशीन आर, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा अंडर और ओवर रिकवरी। इन 4 के अलावा मैक्सिमम कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, यही बनते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कैपेसिटी का, उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही है। तो इतना आप जरूर देखना और देख के जरूर कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। इसके बाद आप कोई भी कैसा मर्जी क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।